रामेश्वर जी, अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो एक बार आप सर को रिमाइंड करा देंगे। वैसे मैंने व्हाट्सएप मैसेज अभी सर को टेक्स्ट किया है। वेलकम नीतीश जी। अ, रामेश्वर जी देखिए, अगर एक बार आप कॉल कर दे सर को, मैंने वैसे टेक्स्ट किया है अभी राजेश सर को। अगर नीलम नीलमा इधर आएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। राजेश सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो। गुड इवनिंग सर। नीलम आ जा। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमारे 3 स्पीकर आ चुके हैं, बस एक हाँ फ्रेंड। सिमरन मैम बाकी हैं। हेलो, हाँ जी जी सर, गुड नमस्कार सर। इवनिंग। नमस्कार। दोबारा ज्वाइन करें क्या? नहीं सर, ज्वाइन हो गए आप। अच्छा, हाँ जी। अब आ रहा है। हेलो डॉक्टर पवन, गुड मॉर्निंग। जी सर नमस्कार सर। मैं तो जी सर नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हेलो आप हेलो। कैसे हैं? जी सर, ठीक आप है। कैसे हैं? आप सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? सिमरन मैम भी आ चुकी हैं। गुड इवनिंग सिमरन मैम। Good evening, everyone. Good evening, sir. सर स्टार्ट करें, फिर हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अरे घर आप सभी को नमस्कार। अ, सर काफी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वेबिनार में, जिसका टॉपिक है ट्रांसजेंडर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज का यह वेबिनार ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, ब्रॉड सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में थर्ड जेंडर को मेन स्ट्रीम में लाने के उद्देश्य से मार्च 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को दूसरों के जीवन की तरह सम्मानजनक एवं खुशहाल तरीके से व्यतीत कर सकें। समाज में जेंडर की समस्याओं का अध्ययन एवं अ, एवं सर बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है, तो अनम्यूट कर लेंगे सर थोड़ा सा। हेलो विशाल, जी सर, जी सर। आवाज थोड़ी कम क्यों आ रही है तुम्हारी? सर ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था, तो मैंने प्लीज थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो समाज में जो थर्ड जेंडर की समस्याओं का जो अध्ययन है एवं उन समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर एवं डिपार्टमेंट के लेवल पर कई शोध कार्य भी चला रहा है। शोधार्थी डॉक्टर असलम ने अभी मनोत्रा सर, आपकी आवाज आ रही है। तो शोधार्थी डॉक्टर असलम ने अभी हाल में ही अपनी पीएचडी भारत और बांग्लादेश के ट्रांसजेंडर पर तुलनात्मक अध्ययन प्रोफेसर राजेश के मार्गदर्शन में पूरी की है। दो अन्य शोधार्थी आकांक्षा
जो हायर एजुकेशन पे काम कर रही है, और विशाल जो स्कूल एजुकेशन पे ट्रांसजेंडर के इंटीग्रेशन को लेकर जो स्टूडेंट है, जो मैनेजमेंट है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनकी क्या बिलीव्स है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वर्तमान समय में उनकी जो एजुकेशन स्टेटस है उसको बेटर किया जा सके। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के बेसिकली मेजर 8 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि विभिन्न लक्षित आबादी जो टारगेटेड ग्रुप है, टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का संचालन करना। सेकंड है कि ट्रांसजेंडर के गुरुओं और विभिन्न ट्रांसजेंडर नेताओं को शिक्षा और सामाजिक समावेशन की ओर उन्मुख करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कॉलेज कैंपस हेलो दीपक सर, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सॉरी जी जी जी, थैंक यू दीपक सर। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज कैंपस में है, उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को संचालित करना। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कूली जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं और उनके साथ साथ जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है, उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम संचालित करना। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि जो गैर सरकारी संगठन है, उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का हम करते हैं। और सिक्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कैंपस है, कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजी और पीजी के जो बच्चे प्रवेश करते हैं, उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम रन करते हैं हम। सेवंथ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रांसजेंडर की स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए सिलेबस कंटेंट को रेडी करना और सर्टिफिकेट कोर्स को स्टार्ट करना। आखिरी हमारा ऑब्जेक्टिव है दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेको, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डीसेट और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण कार्यों को जो उनके वेलफेयर की जो स्कीम है, उनको प्रोत्साहित करने में योगदान देना। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर काफी सारी गतिविधियां और कार्यक्रम चलाता रहा है। फॉर एग्जांपल, सरकारी स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने रन किया है। 23 मई 2019 को हमारा पहला जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 1 शक्तिनगर में। हमारा 28 मई 2019 को दूसरा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम राजकीय उच्चतम माध्यमिक बाल विद्यालय रूपनगर, और 30 मई 2019 को राजकीय उच्चतम माध्यमिक बालिका विद्यालय नंबर 1 रूपनगर नई दिल्ली में क्लास 12 के आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच सरकारी स्कूलों में ये हमने अपना तीसरा प्रोग्राम किया था, जिसमें कि स्टूडेंट और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके बीच जेंडर से रिलेटेड विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में भी चर्चा की गई। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो लास्ट ईयर हमने इस कॉन्टेस्ट में 3 गवर्नमेंट स्कूल के 150 स्टूडेंट, 3 प्रिंसिपल और 5 टीचर्स के साथ डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने डाइट केशवपुरम के डॉक्टर पवन और ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर राजेश के मार्गदर्शन में नॉर्थ दिल्ली में ट्रांस कम्युनिटी के एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड एक रिसर्च भी हाल ही में कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर ट्रांस कम्युनिटी के वेलफेयर के काफी सारे प्रोग्राम करता रहा है। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर राजेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आप अपने वक्तव्य से इस वेबिनार का शुभारंभ करें। थैंक यू विशाल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमारे जो आज आए हुए सारे साथियों और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, उनको हमारी तरफ से
वेलकम है। विशाल ने एक बैकग्राउंड दिया है जो हम लोगों का एक ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर है उसके विषय में। अभी 2 दिन के अंदर आज भी ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 के ऊपर राजस्थान और उड़ीसा, इनके जो स्टेट लेवल के लोग हैं उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है स्टेट लेवल के लोगों का ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 के संबंध में। और फिर उनकी जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 बना है इन पर वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिस पर कि हमारी यूनिट ने, हम लोगों ने मिलके, नीतीश ने, गीता ने, विशाल, सारे लोगों ने मिलके, आकांक्षा ने, सब ने मिलके अपना इनपुट दिया है और भी जो यूनिट के लोग हैं उस इनपुट के आधार पर ट्रांसजेंडर एक्ट पूरे देश में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसके लिए आज सब अभी सुनने और बोलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें हम लोगों का लगातार कई बातचीत वेबिनार हुए हैं। तो जब मैं कई बार बोला तो मुझे आज लगा कि मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूं, तो मैंने आज सोचा कि मैं आज जो हमारे 2 स्टेट्स के अनुभव रहे हैं क्विकली उनको बताऊंगा, क्योंकि उनमें अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की एक पुष्पा माई हैं जो राजस्थान ट्रांसजेंडर उसके पर्सन्स के स्टेट के माने नुमाइंदे हैं राजस्थान के, और उड़ीसा के डॉक्टर मीरा पडेड़ा हैं जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के मेंबर है, जो अभी बन के आया गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, वो उड़ीसा से। तो यहाँ जब पूरी बातचीत हमारी हुई राजस्थान और उड़ीसा में, तो जो चीजें निकल के आया वो ये निकल के आया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो ट्रांसजेंडर एक्ट में दिया गया है, जो ट्रांसजेंडर के 9 चैप्टर्स बने हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, और उस अलग अलग चैप्टर्स में उनकी आइडेंटिटी से लेकर के फैमिली, इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिवनेस से लेकर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स और उनके पेनल्टीज, ऑफेंसेज, उनके एजुकेशन, उनके सोशल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट को अलग अलग 9 चैप्टर्स में देखा गया है और उन पर कानूनी पहलू अभी बन रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक्ट बना तो इसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का क्लॉज नहीं था, लेकिन अब कानून के द्वारा ये चीज को जोड़ा जा रहा है, जो अब साइन जल्दी हो जाएगा, कि वो अपनी आइडेंटिटी को दे सकते हैं खुद लिख के कि हम ये बनना चाहते हैं, और वो विद इन 1 मंथ उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से। जो आज राजस्थान की जुड़ी हुई थी पुष्पा मायू, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अगर पहुंच जाता है एप्लीकेशन राजस्थान के कंटेस्ट में, तो हमारी ये कोशिश होगी कि उनको 1 महीने से कम में उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी आइडेंटिफिकेशन वाली, जो उनकी आइडेंटिटी की थी, उस इशू को रिजॉल्व किया जा रहा है, और इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बने हैं नेशनल लेवल पे 3 साल के लिए, और हर स्टेट में स्पेसिफिकली ये ब्रांच क्विकली बनना है, और सभी स्टेट के पहले स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर पंचायत लेवल पे उनका ओरिएंटेशन, उनका वेबिनार या जो भी पॉसिबल हो सकता है, जब फॉर्मल लेवल पे होगा फॉर्मल लेवल पर, अभी हम लोग वेबिनार के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो वो चीजें निकल के आई। और जो बताया गया, जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 4,80,000 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन आज जब वो बात कर रही थी पुष्पा माई, तो ये कह रही थी कि 1 लाख के करीब तो राजस्थान में हम बताते हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल से आई थिंक कितने 378 को वोटर आई कार्ड बने, सिर्फ 378 को, और 1 लाख के करीब हमारे हैं जो उन्होंने इस तरह की बात की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए हम इस इशू को डील करने के लिए हमारा स्टेट लेवल का हेल्पलाइन भी चल रहा है, और एक अलग से चैनल भी चल रहा है, जिस चैनल को थर्ड वॉइस कहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जिससे कोशिश करेंगे कि हमारी जो यूनिट है, वो यूनिट ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर जिसकी विशाल अभी बात कर रहे, तो वो जुड़ पाए। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ट्रांसजेंडर एक्ट को देखते हैं और उनके विभिन्न चैप्टर्स को देखते हैं, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट रूप से हमें नजर आती है, वो ऐसा आता है कि जैसे पहला चैप्टर
बात करता है कि फैमिली की, इंक्लूसिवनेस की और इंस्टीट्यूशंस की। जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं और जब हमारे पास एक टोटल फिगर नहीं होता, हम 4,80,000 की बात करते हैं, 55,000 बच्चे की बात करते हैं, और जैसा कि बताया गया तो दिल्ली और एनसीआर में इसी रूप में फोकस करने के लिए हमने विशाल को दिया। मे बी कि अगर मैं अभी उससे पूछूं कि दिल्ली में कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, तो वो इमीडिएटली एक फिगर के रूप में हमें बता पाएगा कि इतने बच्चे हैं। और फिर उन बच्चों के बीच में जो राइट टू एजुकेशन की बात आती है, वो राइट टू एजुकेशन कितना एक्सरसाइज होता है, कितना सैंपल लेकर के ईस्ट वेस्ट साउथ के बीच में वो काम करेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लोगों को कैसे इनपुट लेगा। और हमें आज ये भी पता चला कि मिनिस्ट्री को एनसीईआरटी ने भी अप्रोच किया है, और एनसीईआरटी में भी शायद प्रोफेसर कपूर या वो नाम है जो हमारे पास नाम है, जो कि एनसीईआरटी में जो स्कूल के लेवल पर ट्रांसजेंडर के कंपोनेंट थोड़ा सा तो जेंडर के एस्पेक्ट पे इंक्लूड किया था, जिसको हमने और विशाल ने कलेक्ट किया था, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक चैप्टर के रूप में दिया जा रहा है। उस चीज को जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो वो भी चीज हम देखेंगे। तो क्विकली हमारे विशाल को ये काम करना पड़ेगा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कितने स्कूल्स हैं, उसके बीच में हम कितने सैंपल साइज है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो कंसर्न लोग हैं उस पर एक प्रोपोर्शनल सैंपल के बेसिस पर हमें काम करना पड़ेगा इस फेज में भी, या हमें वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के लिए कि ये फेज खत्म हो और उसके बाद, क्योंकि ये हो सकता है फेज साल भर चल जाए, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कैसे हम राइट टू एजुकेशन में जो हम देखते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर जाए, वो करेगा। और जो आकांक्षा की बात अगर वो जुड़ी है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो फैमिली और कम्युनिटी में किस रूप से इंटीग्रेशन ट्रांसजेंडर का हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पहलू है कि राइट टू एजुकेशन जो बेसिक मौलिक अधिकार है, वो अधिकार की बात ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर तभी कर पाएगा जब वो स्कूल लेवल पर इनकॉर्पोरेट करेगा, जिसके बीच में विशाल ने काम करना शुरू किया है। और कितने सैंपल के बीच में काम करेगा, किस लेवल पर कितना स्कूल्स को लेगा, एक उसकी ये होगी। और ये जो ट्रांसजेंडर का पहला अगर हम चैप्टर देखें तो चैप्टर कहता है फैमिली मीन्स व्हाट, इंस्टीट्यूशन मीन्स व्हाट, इंक्लूसिवनेस मीन्स व्हाट। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखना चाहें तो हम सिर्फ जेंडर फंड की बात नहीं करेंगे कि जेंडर फंड गर्ल्स और ट्रांसजेंडर के लिए बात किया गया, ये फंड आएगा देखा जाए। जो सबसे बड़ी बात और पहलू है जिसकी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फैमिली और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो फैमिली वो एक ऐसी बेसिक और पहली यूनिट है जिसमें अगर उनका इंटीग्रेशन नहीं है और नहीं होता है उन बच्चों का, क्योंकि जेंडर स्टेरियोटाइप के अनुसार या तो आप परिवार में तभी रह सकते हैं जब आप मेल और फीमेल है, जो डिविएशन है वो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन एक्ट कहता है कि आपको कंप्लायंस देना पड़ेगा, और अगर आप कंप्लायंस नहीं देंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी और ये ऑफेंसिव एक्टिविटी होगी। तो ऐसी स्थिति में फैमिली उसको और कम्युनिटी कैसे इंटीग्रेट करता है, इसके पहलू को हमारी आकांक्षा किस रूप में देख पाती है वो देखेंगे। और इंक्लूसिवनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे क्या कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की और एक्ट की भी, कि हर एक बच्चे चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर, वो किसी भी सेक्स के हो, किसी भी उससे हो, रीजन से हो, किसी भी वो कलर या कोई भी उनका हो, किसी भी ग्राउंड पे, या वो दिव्यांग हो, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और वो एक क्लासरूम में होंगे। ये अब तक के लिए तो शायद दिव्यांग के लिए या जो डिफरेंटली एबल है वहां तक तो शायद सही हो गया है, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है जिसकी बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है, ये अभी रियलिटी के रूप में नहीं आया। अभी तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि कितने एक समुदाय के लोग हमारे पास हैं ट्रांसजेंडर के, उनको इनुमरेट करना हम एक रिसर्चर किस रूप में कर पाएंगे, किस तरह हम प्रोएक्टिव होकर इन चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। एक तो सबसे पहले हमारे पास ये चैलेंज रहेगा। दूसरा होगा कि उनको क्लासरूम में प्रोवाइड कराना, स्पोर्ट्स प्रोवाइड करना, सेपरेट उनको वॉशरूम प्रोवाइड करना, सेपरेट उनके लिए कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो सारे स्कूल में प्रोवाइड करना। और जैसा कि सैंपल के रूप में विशाल बता रहे थे कि जब हम लोग अराउंड 150 बच्चों के बीच में गए, 2019 की बात वो बता रहे हैं,
तो वहां पर हम लोगों को लगा, हर तीनों स्कूल में, मैं खुद भी पर्सनली इन लोगों के साथ था, तो उन तीनों स्कूल में देखा गया कि नहीं, नाम तो सुन रखा है टीचर ने और प्रिंसिपल ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक में कोई भी बच्चे इनरोल नहीं हुए। तो सवाल है, जो ये 55,000 बच्चे हैं या कुछ बच्चों की जो बात कर रही है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो भी दिल्ली सरकार वो बात कर रही है, तो बच्चे कहाँ हैं और उसको विशाल कैसे ढूंढ पाएंगे उन बच्चों को जो स्कूल में है, और वो कैसे वो जान पाएंगे कि उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल रही, कल्चरल फैसिलिटी मिल रही कि नहीं, प्रॉपर वॉशरूम मिल रहा है नहीं। अगर उनको ढूंढ नहीं पाएंगे तो उनके बीच में वो रिसर्च स्टडी में क्या निकाल के आ पाएंगे, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस रूप में वो वेबिनार के माध्यम से पहुंच पाएंगे, किस रूप में पहुंच पाएंगे, उसके लिए प्रोएक्टिवली वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनको सोचना है। और फैमिली और कम्युनिटी में इंटीग्रेट के लिए क्या करना है, वो आकांक्षा को सोचना है कि ये जो हमारी अभी कोविड-19 का फेज है, इसको हम ये फेज न माने कि इस फेज में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं मंत्रालय और बाकी चीजों को देखूं तो मैं ये सोच पा रहा हूं कि शायद वो अगर 20% काम करते थे तो अभी 100% काम कर रहे हैं। वो 24/7 के दृष्टिकोण से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वेबिनार के माध्यम से और बाकी माध्यम से, जहां फॉर्मल माध्यम हो, उनसे जुड़ के इन चीजों को किया जाए। और एक आध पॉइंट करूंगा, मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी और भी लोग हैं और ये ना हो कि मैं ही बोलता रह जाऊं, सुबह से ही बोल रहा हूं कि वो और एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि जब हम उनकी बात करते हैं, फैमिली में इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, या जो आप बताएं तो हम क्या उनको प्रोवाइड करें, तो एक फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो बात है। और आज के डेट में अगर देखें, जिसकी बात पवन भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर में, फैमिली के बीच में जब बच्चा होगा 3 के बाद, 3 के एज में जो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा जाएगा, तो सीधा स्कूल में नहीं जाके वो आंगनवाड़ी में जाएगा, या मान लीजिए इस तरह से वो जुड़ेगा, खेल से जुड़ेगा, वो जुड़ेगा। और जो उसका ये जो फेज स्कूल का है, वो फेज इन चीजों में रहेगा, ग्रेजुअली स्पोर्ट्स और इसके माध्यम से और अपनी भाषा के माध्यम से, वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से वो जुड़ेगा, जिससे कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी उनका रिजॉल्व हो जाए। ये सारी बातें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी करता है। लेकिन सवाल जो हमारी क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल्स की बात अगर हम करते हैं, तो क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल्स की बात हो या कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात हो या उनके बेसिक एजुकेशन की, ये सारे जो 5 तरह के, या वोकेशनल स्किल्स की बात हो, 5 तरह के जो एस्पेक्ट की बात करता है हमारा, वो सारी चीजें हमारे इस कम्युनिटी और हमारे समुदाय को कैसे मिल पाएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। क्योंकि जो प्रश्न जो मतलब आज मैं वो कर रहा हूं कि जो एक्ट बनके तो आ गया, गजट नोटिफिकेशन तो आ गया, ट्रांसजेंडर को पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इस एक्ट में दिया गया और ये भी कहा गया कि भाई रिसोर्सेज गर्ल्स और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एक आधार बना, उस आधार को हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के माध्यम से इसको रियलिटी कैसे बनाएं, उनको राइट के रूप में कैसे एक्सरसाइज करें। यही बात आज मैं राजस्थान या उड़ीसा के लोगों से जुड़ रहा था, तो वही बात कह रहे थे कि एक्ट तो बन के आ गया, पॉलिसी भी बन के आ गई, लेकिन ये जो कम्युनिटी है जिसको ट्रेडिशनली माना जाता है कि ये टोली बधाई में है, बेगिंग में है, सेक्स प्रोफेशन में है, ट्रेन में बेगिंग करते हैं, इससे अलावा इनको एम्प्लॉयमेंट में हम कैसे देख सकते हैं, स्कूल्स में कैसे देख सकते हैं, कॉलेजेज में कैसे देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में कैसे देख सकते हैं, ये सभी और बेसिकली तभी संभव होगा जब उनको परिवार में, इंस्टीट्यूशन में एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। और ये जो इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर है, ये इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर के लिए न सिर्फ कम्युनिटी के लोग बल्कि बाकी जो 2 जेंडर है, उस 2 जेंडर को और सारे स्टेक होल्डर्स की बात, जिसको जब हम लोग बना रहे थे, हम लोगों ने, नीतीश लोगों ने इन चीजों को दिया, चाहे पुलिस वाले हो, लीगल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स के आप और हमारे जैसे लोग हो, उनको कैसे सेंसिटाइज करके उनको एज ए पीयर के रूप में अपने साथ रखें, अपने साथ हॉस्टल में रखें, रेजिडेंस में रखें, रिहेबिलिटेशन में उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव होगा जब हम उनका अवेयरनेस सारे स्टेक होल्डर का करेंगे और जब रियल रूप से हमें पता चलेगा कि नहीं, हमारे पास 40 लाख है, 50 लाख है, फिगर क्या है, क्योंकि अभी वो मेल में दिख रहे हैं, फीमेल में दिख रहे हैं और एक्चुअल फिगर हमारा निकल के नहीं आया। और ये फिगर जो है वो भी फिगर इसलिए आ पाया क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम का जो एक रिसर्च होता है, उसके माध्यम से एक डाटा आया जिसको गवर्नमेंट ने
मान लिया कि भाई चलिए उस सेंसस में 2011 के सेंसस में इसको इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन कम्युनिटी के लोग इसको रियलिटी नहीं मानते कि हमारी जो है संख्या इतनी है, क्योंकि मैंने बताया कि राजस्थान में खुद ही आज उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख कम से कम हमारी संख्या है। तो ये जो एस्पेक्ट है इस इशू को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है, इसको या ट्रांसजेंडर एक्ट में कैसे दिया गया है, इसको हम रियलिटी के रूप में कैसे ला पाए, ये हमारे आगे एक इशू और चैलेंज है। और इसी इशू और चैलेंज को आज हम लोग डिस्कस करने के लिए डिफरेंट फोरम पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं भी बस इसी सवाल पर आपको छोड़ रहा हूं और विशाल दूसरे रिसोर्स पर्सन को बनाएंगे कि हम बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए इस एक्ट को और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास क्या इशू और चैलेंजेज हैं, और विशेषकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लोग हैं प्रोएक्टिवली जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जब इस क्राइसिस के फेज में भी आगे जाकर के जुड़ के जब एक्चुअल में डाटा वो डिफरेंट स्कूल से, कम्युनिटी से, परिवार से ला पाएंगे, तभी वो रियलिटी के रूप में होगा। नहीं तो हम शायद उस रियलिटी को एक राइट के रूप में देने में उतनी जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमारी कोशिश कितनी प्रोएक्टिव है, हम इसमें कितना काम कर पाते हैं, उसी पर हमारे रिसर्चर, हमारे इविडेंसेस और बाकी चीज निर्भर करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बाकी रिसोर्स पर्सन है, तो उन पे बात करेंगे। थैंक यू विशाल। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। जब भी आपकी डिस्कशन होता है या बात होता है तो हमेशा कुछ नए फैक्ट जानने को मिलते हैं, जैसे कि आज राजस्थान वाला आपने किया। थोड़े से भी समय में सर आपने एक गागर में सागर करने का एक पहले इंफॉर्मेटिव यहाँ साथियों मेरा क्योंकि आप सभी के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे आज के टॉपिक में। हेलो विशाल भैया, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा और लाउड करता हूँ। तो जब भी आपके अभी दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे तो आप कुछ चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस सेशन के आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके क्वेश्चन लेंगे, तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं सिमरन मैम। सिमरन मैम आप हैं यहाँ पे? जी जी विशाल जी। जी जी जी। सिमरन अरोड़ा मैम ये कंसल्टेंट है NBC FDC मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। सिमरन मैम आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। प्लीज आप अपनी जी सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो प्रोफेसर राजेश जी ने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर ही लिया। 2-3 चीज़ें थी जो मैं सर ने जैसे बताया, सेंसेक्स को हम फॉलो कर रहे हैं 2011, जिसमें 4.80 lakhs का पॉपुलेशन। तो आई इवन आई अग्री विद दैट कि ये जो नंबर्स हैं अभी एक्चुअल नहीं है, और किस तरह से एक्चुअल नंबर्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि स्कूल में जब एक बच्चा होता है तो स्कूल में ही डिस्क्रिमिनेशन जब स्टार्ट होती है, तो लेट्स एग्जांपल जब मेल जेंडर के साथ हम चल रहे हैं, जब तक वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं होता कि विल बी फीलिंग कंफर्टेबल एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, तो शायद हम आगे से बोलेंगे ही नहीं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। तो ये काफी सारा डेटा है जो छूट जाता है और उसको हम कवर अप कर ही नहीं पाते। वो ट्रांसजेंडर सर्वे में वो आ ही नहीं पाते। तो एक सर्वे की जरूरत है कि एक्चुअल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, क्योंकि जब तक कोई एक्चुअल नंबर्स हमारे पास नहीं होंगे तो पॉलिसी मेकिंग्स में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम रहेगा। तो फर्स्ट चीज तो ये थी। और उसी टाइम पे जैसे अभी हम एक मेंटल हेल्थ केयर हेल्पलाइन भी हमने स्टार्ट किया था कोविड-19 की ड्यूरेशन में ही। तो उसमें काफी सारे केसेस ऐसे आ रहे थे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से काफी सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो बाहर नहीं आते और एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो इनको डील करने के लिए स्कूल लेवल पे ही हमको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो कि बहुत जरूरी है, तो ये एक चीज है। और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जैसे कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं कम्युनिटी के लिए, कि जब तक ये सुविधाएं पहले से अवेलेबल नहीं होंगी तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर आएगा नहीं कि हम आगे आए और खुल के बोलें।
जैसे कि मैं अपना ही अगर एग्जांपल दूं तो मुझे शायद कम आउट करने में बहुत लंबा टाइम लग गया, और वो इसलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि जब कोशिश करते हैं एक बार थोड़ा सा बाहर आने की, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो स्टेप भी पीछे ले लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि स्कूल लेवल से ही हम एक बच्चे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स एंड वहीं से सर्विस करना स्टार्ट करें। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी रहेगा। और जैसे आपने बताया कि अभी 3 स्कूल्स में आपने सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स किए हैं, और लास्ट वेबिनार्स में भी जैसे सर के साथ डिस्कशन हुआ था कि नीड असेसमेंट, कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे का। अभी कुछ वेबिनार्स पे मैंने पीछे ये भी देखा है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या इस कम्युनिटी को यहाँ पे, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या स्पोर्ट्स में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं बड़े सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनमें बिल्डअप करना पड़ेगा कि यस यू कैन डू एनीथिंग। सभी जगह पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। तो जब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे सेट होंगे तो उनको देख के और बच्चे प्रभावित होंगे और इसका असर कहीं ना कहीं सोसाइटी में दिखेगा। तो अभी एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि ट्रांसजेंडर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है, इसलिए हम वेलकम करते हैं स्टेप का। और इसके साथ ही जो भी इसके साथ इनिशियल स्टेप्स हैं, इन पे काम करते हुए हमको और चीजें इसमें ऐड करनी है। जी थैंक यू सिमरन मैम। वाकई में आपने बहुत ही मूलभूत बात बोली है कि किसी भी पॉलिसी के लिए हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था तो उसमें एक बात मेंशन थी कि हमें सबसे पहले एक डेटा बैंक बनाना है। तो एक डेटा बैंक बनाने की बात थी और कहीं ना कहीं उस कोशिश में हम भी जुड़े हुए हैं। हमारा जो एक सेंटर है ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, इसी कोशिश में है कि कैसे हम एक डेटाबेस बनाएं। थैंक यू सो मच मैम, योर वैल्यूएबल इनपुट। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन डाइट राजेंद्र नगर में सीनियर लेक्चरर है। डॉक्टर पवन प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपना थैंक यू विशाल, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि इस तरह के कार्य और इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़कर पिछले करीब 2 वर्षों के भीतर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ करने को मिला। प्रोफेसर राजेश सर के, जो मेरे मेंटर भी हैं, मैं मानकर चलता हूँ कि बहुत कुछ अगर हासिल हो पाया जीवन में तो वो राजेश सर का उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान रहा। डाइट में हूँ इसलिए मैं डाइट के कुछ विशिष्ट बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने 2019-20 में सबसे पहले दिल्ली डाइट्स में इस बात की शुरुआत की, इस काम को शुरू किया कि हम सोशल और एक एक्सपेरिमेंटल नीड बेस कुछ ऐसा काम करें जिससे हमने अपनी स्टेटस स्टडी शुरू की हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन स्टेटस को लेकर, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके विषय में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथियों को कितना ज्ञान है, वो क्या सोचते हैं, उनकी अपनी क्या राय है। और हम बड़े इस बात से हैरान भी हुए, बहुत सी नई बातें हमारे सामने आई। डाइट में जिस तरह से हर वर्ष करीब 4500 टीचर्स अलग अलग स्तरों पर डीएड और ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इन दोनों के करीब 2500 डाइट्स के स्टूडेंट्स होते हैं और करीब 2000 जो है वो स्टूडेंट्स ECCE वाले विद्यार्थी होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक इंस्टीट्यूशन से करीब 4 से 5 हजार जो भावी अध्यापक हैं, जो इस देश की काया पलट सकते हैं, इस देश के अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात आती है तो अगर वो भी उस कंटेंट के अंदर कहीं शामिल हो, सेंसिटाइजेशन प्रोसेस में शामिल हो, तो फिर
क्या असंभव है, ये सोचकर हमने अपने इस काम को शुरू किया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्य में प्रोफेसर राजेश जी का एक अहम योगदान रहा, विशाल और सभी दूसरे साथियों का एक विशेष योगदान रहा, और हम एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट बना पाने में भी सफल रहे। वो रिपोर्ट हमने SCERT के PAC पटल पर भी रखी, बड़ी सराहना उसकी हुई, और उसी को आधार मानकर हमने 2020-21 में एक दूसरा जो है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने मेन स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह से मेन स्ट्रीमिंग करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का थ्रू एजुकेशन और जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं। और ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट के तौर पर एक्सेप्ट हुआ PAC की मीटिंग के अंदर। प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी ने इसको दिल्ली का पहला जो है एक PAC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट माना। और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन का एक मेन प्रोजेक्ट ये बना, जिस पर अभी हाल फिलहाल में जो है कार्य चल रहा है। थोड़ा सा स्लो कार्य है, लेकिन वो कंटिन्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें तुरंत कुछ ना कुछ तेजी हम लेकर आएंगे। मैं जिस बात पर आप सब साथियों का फोकस चाहता हूँ वो ये है कि डाइट के विद्यार्थी या डाइट के केशवपुरम डाइट का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दूंगा, जहाँ 300 भावी अध्यापकों के बीच में हमने 2019-20 के अपने उस प्रोजेक्ट में जो सेंसिटाइजेशन का अद्भुत कार्य किया। और उस अद्भुत कार्य के अंतर्गत हमने उन 300 विद्यार्थियों के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट किया। मुझे ये याद आता है कि साथी NGO से अमृता सरकार जी, प्रोफेसर राजेश सर, DU से प्रमोद साहब, विशाल, इन सभी साथियों ने डाइट के विद्यार्थियों से एक डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि हालांकि हमने इंटरेक्शन का समय 1 घंटा रखा, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो वो करीब 2.5 घंटे के ऊपर वो बातचीत चली। और उसके बाद विद्यार्थियों में आने वाला परिवर्तन अद्भुत था। विद्यार्थियों ने न केवल अपनी एक्टिविटीज के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की समस्याओं को लेकर, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को लेकर, न केवल उन्होंने बुलेटिन बोर्ड के ऊपर अपनी एक्टिविटीज को दर्शाया, बल्कि उन्होंने कई कल्चरल प्रोग्राम के तहत भी अपने ऐसे 1 एक्ट प्ले, कुछ जो है इस तरह की पोएम्स, इस तरह की कुछ स्टोरीज उन्होंने सामने रखी, जो अपने आप में एक बेहद सफलता की तरफ इशारा था। मैं मानता हूं कि अगर एक डाइट के 300 भावी अध्यापक मात्र 1 दिन की इंटरेक्शन मीटिंग के माध्यम से अपने भीतर इतना बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं, तो दिल्ली में 9 वर्किंग इंस्टीट्यूशन हैं और 2 हाल ही में फंक्शनल होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसी तरह से ECCE जो इंस्टीट्यूशन है, अगर सभी जगह पर हमारा ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, मैं बड़ी विनम्रता से प्रोफेसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की पहल दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम के तौर पर, अगर एक्सपेरिमेंटल तौर पर खाली डाइटों में शुरुआत अगर इसकी हो जाए, सभी डाइटों के अंदर अगर इसकी शुरुआत हो जाए और इस बात को लेकर कोई एक विशेष इंस्ट्रक्शन मिल जाए, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्टिविटीज के बाद में हमने डाइट के एग्जिस्टिंग कैरिकुलम से न्यू आइटम्स को निकालने का अद्भुत कार्य किया। ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट भी रहा कि डाइट का जो हमारे सामने आज का जो कंटेंट है, पेडागॉजी है, उसमें से क्या नया निकाल पाए न्यू आइटम्स के तौर पर। और जिस यूनिट को मैं एज ए हेड देख रहा हूँ, कैरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, उस यूनिट का ये कार्य भी है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कैरिकुलम से न्यू आइटम्स को निकाल कर विद्यार्थियों के सामने और इन सर्विस के माध्यम से, प्री सर्विस के माध्यम से हम उन चीज़ों को सामने रखें और ये निकालें कि
हम अपनी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो डाइट है, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसी कम्युनिटी किसी भी तरह का काम कर रही है, मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, हुनर खोज, एक प्रोजेक्ट हुनर खोज के नाम से हम शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग कम्युनिटी से लोगों से मिलकर उनके अलग अलग हुनर को लेकर हुनर खोज के नाम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी अपने विद्यार्थियों के साथ, प्री सर्विस के टीचर्स के साथ हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई नया हुनर यहाँ है, कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई कार्य इस तरह का इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथी कुछ अपने अलग से कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिन एक्टिविटीज को हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उनको लोगों के सामने ला सकते हैं, हम उनको उनके व्यवसाय का एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। सरकार अपनी नीतियों में, अपने कार्यों में उन्हें कहाँ तक शामिल कर सकती है, और अगर उन्हें शामिल करने का कोई और तरीका हो सकता है तो वो क्या हो सकता है। और चूंकि हमारे साथ एक समय में करीब 300 विद्यार्थी, 300 प्री सर्विस टीचर्स होते हैं, मैं उनके लिए एक शब्द यूज कर रहा हूँ, युवा साथी। वो 300 युवा साथी होते हैं जो अपने जीवन के भीतर हजारों बच्चों से जुड़ेंगे, हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, और अगर इसी स्टेज पर वो सेंसिटाइज होते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति सेंसिटाइज होते हैं, तो देश का एक बहुत बड़ा कार्य जो बहुत सारे कानूनों की मदद से भी शायद उस हद तक सफलतापूर्वक वो हो पाए, उतना कार्य वो ये कर पाएंगे, ये विद्यार्थी कर पाएंगे, ये प्री सर्विस जो है वो ट्रेनिंग्स कर पाएंगे। और इससे भी जो अच्छी बात है वो ये कि आज के ये युवा साथी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए भी कि वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और दूसरी बात कि वो किस हद तक इस कार्य के अंदर अपना प्रत्यक्ष योगदान दे सकते हैं व्यवहारिक होकर। युवा पीढ़ी है, कुछ करने की ललक है, कुछ करने की तरफ उनका ध्यान भी है, और जैसे ही डाइट्स में इस तरह की चर्चा शुरू हुई है, डाइट राजेंद्र नगर के भीतर भी जो है विद्यार्थियों के भीतर इस बात को लेकर कुछ प्रयास शुरू हो चुके हैं। डाइट केशवपुरम के अंदर भी इस तरह के प्रयासों से जो बच्चे अभी नए जिन बच्चों का दाखिला प्री सर्विस में हुआ है, या जो बच्चे सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं, उनको कुछ फंडामेंटल नॉलेज इसके विषय में है और वो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े जो है ये एक सुखद बात है अपने आप में कि कैरिकुलम पेडागोजी के अंदर हम उन न्यू आइटम्स को सर्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं कि अब जिस इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, हम साथियों इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ वो एक्सक्लूजन पॉइंट्स जो हर्डल हैं उनके ऊपर इससे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सक्लूजन पॉइंट को हम ढूंढ पाने में सफल हो गए तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथियों की एंट्री को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका जो उनके प्रति अध्यापक का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लेकर अध्यापक की जो आज की सोच है, आज के 10 साल पहले शायद हम इस तरह की बातों को लेकर उतना सहज नहीं थे, उतने सरल भी नहीं दिखते थे, लेकिन आज हम इन तमाम बातों को लेकर कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा सहज सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी ईमानदारी से उन एक्सक्लूसिव फैक्टर्स को बाहर निकालने की तरफ ध्यान देने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये एक बड़ी बात होगी इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विद्यार्थियों को जोड़कर उन्हें एक उपयुक्त दिशा में पुश करने के लिए। और एनसीएफ 2021 जिसकी तैयारी न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जिसकी तैयारी एनसीईआरटी में आज जोर शोरों से चल रही है, उससे इशारा मिल रहा है। एनसीईआरटी के कुछ साथियों से बातचीत मेरी हुई, सर का भी लगातार जो है प्रोफेसर साहब का लगातार जो है सजेशन लगातार मिलते रहते हैं, और उसके आधार पर इस बात को लेकर
ये पुख्ता इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो एक यूनिवर्सल सेंसिटाइजेशन की तरफ हम अब मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से काम करेगा। ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने NCF 2021 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड कंटेंट को लेकर अगर 5 से 10% स्पेस बना पाने में भी सफल हो पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और इस बात को ध्यान में रखकर स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क में खासतौर पर जितने भी स्टेट्स हैं, सर ने जैसे राजस्थान का एग्जांपल दिया, दिल्ली की बात है, दिल्ली में जिस तरह से एक जो है सरकार के लगातार प्रयास, इनोवेटिव आइडियाज बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, अगर ऐसे में हम अपना स्टेट कैरिकुलम जब भी बनाएं और उसमें हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कंटेंट को लेकर थोड़ा सा जो है एक स्पेस प्रोवाइड करा पाने में सफल हो पाएं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड छोटी छोटी कविताएं हो सकती हैं, कहानियां हो सकती हैं, सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं। हम अगर बहुत सारे ऐसी पर्सनैलिटीज को जो समाज में बहुत से सोशल और कल्चरल बदलाव लाए हैं, उन लोगों की कहानियों को हमने प्राइमरी स्तर पर, अपर प्राइमरी के अंदर रखा है, तो हम इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज, इस तरह के हीरोज में हम अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कुछ साथियों की कहानियों को भी एक स्पेस दे पाने में सफल हो पाए तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे लगता है कि ये आवश्यक भी है। और इसके अतिरिक्त डाइट स्तर पर हमें कुछ इस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से अगर एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर मिलें कि अमुक अमुक चीज़ों को हम अपने इन सर्विस प्रोग्राम के तहत या प्री सर्विस प्रोग्राम के तहत, साथियों हाल ही में इन सर्विस प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं और इन सर्विस प्रोग्राम भी इस बार 10 दिन के हो रहे हैं, यानी एक ग्रुप को हम करीब 10 दिन तक जो है बातचीत करेंगे और करीब 2 से 2.5 दिन में हम जनरल टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। तो अगर इन जनरल टॉपिक्स में हमें केवल 40 मिनट का एक स्पेस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर बातचीत करने के लिए मिल जाए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मैं फिर पुनः रिक्वेस्ट प्रोफेसर साहब से ही करूंगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब के थोड़े से प्रयास भी इस तरह के कार्यों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक बहुत छोटा स्पेस एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है, और इस तरह का एक स्पष्ट इंटरेक्शन जनरल टॉपिक्स की डिमांड भी हो सकता है। और इस तरह के कार्यों से हम दिल्ली के हजारों अध्यापकों को तुरंत अभी अपने साथ आने वाले समय के लिए जोड़ सकते हैं। ना केवल सेंसिटाइजेशन का काम होगा, ना केवल NCF 2021 की दिशा में सोचने के लिए हम लोग अग्रसर भी होंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे अध्यापक साथी, बहुत सारे युवा जो प्री सर्विस के साथी अपने इनोवेटिव आइडियाज लोगों के सामने रखें, सरकार के सामने रखें। हम जिन आइडियाज को अभी बहुत छोटे स्तर पर सोच रहे हैं, ये भी संभव है कि कोई नई बातें निकलकर सामने आए। प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें बहुत से स्तरों पर चौतरफा तैयारी के साथ इस दिशा में कार्य करना होगा, क्योंकि तभी हम एक सामाजिक क्रांति की जो शुरुआत है, इस क्रांति की शुरुआत को सफलता तक पहुंचा पाएंगे। तो आज प्री सर्विस और इन सर्विस के 2 बड़े क्षेत्र हमारे सामने हैं। राइट्स के हजारों बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम से सीधे जोड़े जा सकते हैं। सरकार के स्पष्ट इंस्ट्रक्शन इस दिशा में जो आगे भी NCF 2021 के आने के बाद भी आएंगे, और इस पर्टिकुलर बिल के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में सफलता के मूल आधार भी ये होंगे। तो क्यों ना हम इस दिशा में उन इंस्ट्रक्शंस को अभी से व्यवहारिक तौर पर अपनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल वही चीज होगा कि आज के प्रयासों से भी हम इस दिशा में सफल होंगे, और जब हम इस एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्हीं चीजों को लेकर समाज में कार्य शुरू करेंगे तो आज का अनुभव उन कार्यों की सफलता को पुख्ता बनाएगा, उन कार्यों को हम बेहद मजबूती के साथ आगे लेकर बढ़ पाएंगे।
और नई शिक्षा नीति जो अपने एक ऐसे एक बदलाव की तरफ संकेत है। मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की एक अद्भुत घटना भी है। मैं कम से कम अपने जीवन की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के तौर पर भी इसको देखता हूँ। मैं घटना शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 सालों से बार बार मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि ये चीजें क्यों नहीं होती हैं। और कमाल की बात है कि शिक्षा नीति के अंदर वही चीजें हैं जो कहीं अनकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड के अंदर पौंधती थी चीजें, कि स्ट्रीम्स की आजादी कब मिलेगी, वो मिली। हम यूनिवर्सल जो है सेंसिटाइजेशन की तरफ बढ़ने की तरफ इशारा क्यों नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो इशारा भी मिला। एक बड़ी कम्युनिटी जो है जिसके भले के लिए हम कब सजग और ईमानदारी से काम करेंगे, वो मौका भी हमें मिला। तो आज ये एक अद्भुत सहयोग भी है। हजारों टीचर्स हमसे जुड़े हैं, बल्कि प्री सर्विस के हजारों टीचर, इन सर्विस के हजारों टीचर्स हमसे जुड़े हैं। एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक कदम आगे बढ़कर अगर हम जनरल स्टडीज के तौर पर बातचीत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बातों को उसमें जोड़ पाएं, हम हुनर खोज जैसे प्रोजेक्ट में उनकी आवश्यकताओं को को खोज पाएं और उन्हें ईमानदारी से आगे बढ़ने की दिशा में कुछ मदद कर पाएं, और शिक्षा नीति के माध्यम से प्रोफेसर राजेश सर जैसे कुछ और व्यक्तित्व इस देश में आ जाएं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ये बदलाव की बयार जो अब देखने को मिल रही है, ये व्यवहारिक तौर पर बहुत बड़ा कार्य करेगी। मैं अपनी बात को बहुत अधिक जो है ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों, कि कैरिकुलम पेडागॉजी के अंदर हम अपने जिन न्यू आइटम्स को खोजने के कार्य में लगे हुए हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसे न्यू आइटम्स इस एग्जिस्टिंग कैरिकुलम से निकालकर हम सामने रखेंगे, हम सभी साथियों के सामने, प्रोफेसर साहब के सामने, ताकि उन न्यू आइटम से, उन न्यू बीजों को बोकर हम नए रेवोल्यूशनरी ट्रीज प्लांट को हम सबके सामने ला सकें। अपने जीवन में शायद हम उन बदलावों को देख पाएं, वरना हम अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए जरूर एक ऐसा संदेश छोड़ पाएंगे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक वरदान साबित होगा, उनके वास्तविक अधिकारों की दिशा में, उनके वास्तविक जो है एक उनकी श्रेष्ठता की दिशा में, उनके कंट्रीब्यूशन की दिशा में एक अद्भुत योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातचीत को यहीं पर समाप्त करता हूं, और विशाल में आपको जो है जो हमारे अगले साथी हैं उनके लिए मैं आपको पुनः जो है आमंत्रित करता हूं। विशाल। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई बीमारी है तो हमें उसकी जड़ पे जाना जरूरी है, तो जो एक्सक्लूजन है हमें उनकी जड़ों को पहचानना होगा। तो बिल्कुल सही सर। इसी के साथ हम अपने अगले स्पीकर को इनवाइट करते हैं, मिस परवीन अरोड़ा मैम। परवीन मैम अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक बिहार में सोशल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है। मैम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। परवीन मैम सीबीएसई के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई भी हैं। तो मैम आपका स्वागत है, प्लीज मैम। थैंक यू विशाल जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, डॉक्टर पवन कुमार जी, मैडम सिमरन अरोड़ा जी, and Vishal ji, and dear participants, good evening everyone. First of all, I wish to thank the organizers, Transgender Resource Center, University of Delhi, which has conducted this webinar on a very special theme. I'm thankful to Pavan sir, who has given me this opportunity to address this webinar. I, Praveen Arora, will discuss about the status of transgender in New Education Policy 2020. We know that our present government has introduced New Education Policy 2020, in which 11 different themes have been introduced. The National Education Policy 2020
is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. The new Education Policy 2020, which is approved by the Union Cabinet of India on 29th July 2020, outlines the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous National Policy of Education 1986. So after 34 years, new education policy has come. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education, as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's educational system by 2030. So the new Education Policy 2020 proposed to create safe and supportive school environment, which do not violate transgender children's constitutional rights. Schools, school complexes, and school workers will be asked to develop a plan in consultation with transgender students and parents regarding the use of their names and access to restrooms and other spaces corresponding to their gender identity. The proposal is the curriculum and textbooks will be reoriented to address issues related to transgender children, their concerns, and approaches that would meet their learning needs. Teachers will be sensitized about the issues related to transgender children and their concerns and learning needs. This policy document proposed to involve civil society groups that have gained substantial knowledge of and experience in working with transgender children in the planning and implementation of education programs for these children. Active involvement of civil society groups in conjunction with social workers will be sought to facilitate and ensure the participation of transgender children in all levels of school education, proposed in National Education Policy, Directorate of Education in the states, as well as National Commission for Children's Rights, Protection of Children's Rights, State Commission for Protection for Children's Rights, and will also be the part of this program. This policy that is said to be inspired by India's heritage presents vision for the educational system in India. Increased awareness and acceptance of transgender people in US is reflected in the United States, is reflected in our nation's schools. Now, gender inclusive schools should be developed. For all educators and experts in the educational field, creating schools that nurture academic achievement, provide physical and environmental, emotional safety, and welcome all students are common goals. So as an educator, one can create gender expansive environment that affirm all children by reducing gender role, stereotyping, and allowing them to express their interest and find confidence in their strengths. Here we can discuss about three approaches. Number one, structural approaches. Number two, relational approaches. And number three, instructional approaches. Number one, structural approaches. If we talk about structural approaches, under structural approaches, we can take school-based or district-wide steps that help create a foundation for gender-inclusive practices. Professional development for staff. Staff should be educated to understand the complexities of gender, as well as specific methods to stop gender-based harassment, bullying, and hurtful teasing. To provide training for all school personnel, from teachers and counselors to administrative staff,
bus drivers, recess aides, and cafeteria workers. Policies or administrative regulations ensure anti-bullying policies are enumerated and specifically name groups that are more frequently targeted for harassment. Make sure these policies include actual or perceived gender identity. So provide access to gender-neutral restroom or facilities with options for privacy that do not stigmatize any student. Allow children to use the restrooms that aligns with their gender identity. Have policies in place regarding gender inclusion. Have policies and procedures in place regarding challenges to books and curricula. Reframe dress codes to describe what the school considers appropriate clothing without assigning clothing options to particular gender. Now, students' records and student information systems. Review parent or guardian forms allowing them to specify their relationship to the child regardless of gender. Allow families to specify a child's gender marker, preferred name or pronoun. Ensure privacy for transgender students. Clarify who has access to records. And school can take steps to welcome and provide safety and clarity for an individual student. Now, second one, we can take relational approaches. Individual attractions and communications can reinforce the school's commitment to gender inclusion. Inclusive messages, develop class messages that emphasize all children can, or use inclusive phrases to address the class as a whole, like students, children, or scholars. So group students in ways that do not rely on gender, table groups, letter in their names, etc. So be a role model. Give examples of how you or people you know like to do things outside of gender stereotypes. Model gender diversity in your own manner of expression. You can give an example of popular transgender people who have achieved in life after overcoming many hurdles. Like I remember first transgender judge, Joyita Mandal, is the first Bengali trans woman judge of Lok Adalat and a social worker from West Bengal. Another, Naz Joshi. Naz Joshi is India's first transgender international beauty queen, a trans rights activist, a motivational speaker. And one more I remember, K. Kritika Yashini is the first transgender woman to be a police officer in India. So individualized attention, let students know that you can appreciate their unique abilities. Honor the name and pronouns that a student uses. Stopping gender-based bullying and teasing. Stop hurtful teasing and bullying based on gender put-downs. Ensure there is good supervision of hallways, playgrounds, and cafeterias to increase a sense of safety. Ensuring good communication with parents and caregivers. Be ready to support families with gender expansive children. Help parents or guardians see their child's strengths, academic, artistic, dramatic, or interpersonal. Now, third one is instructional approaches. There are some ideas to integrate gender inclusion in our plant curriculum. Like lesson plans. Use lesson plans that help students see, appreciate, and understand one another as individual. Use lesson plans that help children identity, gender stereotyping, and limits such as examining popular culture, advertising,
picture books, or toys for children. Practice and discuss ways students can stop gender stereotyping and put downs in school. Integrate gender topics into the curriculum through story, poems, writing prompts, readings, art assignments, or music. Classroom activities. Read books that encourage discussion of gender assumptions and that challenge gender stereotypes and limits. Provide role models through books, biographies, or fictional that show a wide range of occupations and achievements for all genders. Provide guest speakers who expand the views of vision of ways to achieve and thrive that are gender expensive. So to conclude, we can say that as an educator or as a human being, we should not be a stereotypical. We should be broad-minded. In a society, there is a need to change the mindset. Every citizen of any gender has a right of dignified status in the society. New education policy 2020 will wipe out the tears of transgender and change their life and become part of the society as normal person, will not be dependent on doles and roads. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Praveen Arora. Is my voice audible? You have given a very good paradigm. One question I wanted to ask before Vishal asked the question answer session, that madam, you may be in the public school for so many years. I do not know the years. Have you ever come across, ma'am, any transgender or transgender student in any form, maybe in male or female, in the public school, either in your public school or in any school that you know in your lifetime, ma'am, practically speaking? Now the question is, ma'am, you are telling the same thing. When we were there in the schools addressing 150 students in 3 government schools, 3 principals, they also said the same thing. Now the question arises, ma'am, whether the act is on the one side, policy is on the one side, when we during our lifetime have not come across any such a student who had deviation other than male and female, then how this will be translated into reality is a question. And this is on what issue I think Vishal is working. And I wanted to, at least he should identify, maybe in government schools, maybe in public schools, for these the government is talking, where are those who are reading in the schools? If they are not there in spite of as a fundamental rights, then these things, it may be in the policy, it may be in the act, how this will be realized as it true, in spite of the dream we are looking, that it may be in policy, it may be in curriculum, it may be in pedagogy, but how? This is a question to you and to me also, how we will, and to Vishal also, to others also, how we will ensure that it should not be in theory, but in the practice also, how, and this is the gap, ma'am, that when the Transgender Resource Center, we invited the transgender coming into, and a person like Amrita, who is a very sensitized transgender, who can speak very well in English, and in spite of that, when she is entering in North Campus, ma'am, I have to send some scholar that I think she will accompany with the scholar, so that the security guard or somebody will not say. And whenever they have to use some washroom, she or anybody has to ask, sir, hame chabi dila dijiye, so that I can use any bathroom, which is their basic right. The question is that how we ensure today that whatever there in the policy, we may repeat the policy what is there. That is what we are questioning there in the case of Odisha also, Uttar Pradesh also, that how as a teacher, how as a researcher, practically it is a challenge before Vishal or Akanksha to ensure to search those who are there in the school. Otherwise, they will repeat what is there in the policy, they will repeat in what is there in the act, and they will reproduce that, sir, ye hamara thesis ho gaya. And perhaps that will not be a thesis.
how as a teacher, as I think this is a challenge before us, before Pawan also, that how we ensure that during our time at least we incorporate at least one, at least two, at least three in the system, and we try that they are developing in such a inclusive framework is a challenge. Thank you. Spoke very Yes, well. Vishal, it's please very carry. much a challenge. थैंक यू सर। हमारी कोशिश होगी कि हम स्कूल में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनके रियल फोकस गवर्नमेंट तक और पॉलिसी तक पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। सो माय डियर पार्टिसिपेंट, फ्रेंड, फैकल्टी मेंबर, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे speaker से, हमारी गेस्ट से। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज सर, कोई क्वेश्चन आपका? डॉक्टर ब्रीज सर। आप में से किसी की भी कोई क्वेरी हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च स्कॉलर जुड़े हैं, आरती है, आरोहण एनजीओ से कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, मैं जरूर कहना चाहूंगी नमस्कार। और मैं सबको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको सबसे पहले तो ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूंगी कि कम से कम एक वर्ड ट्रांसजेंडर के लिए एक नॉलेज शेयरिंग शुरू हुई है करके। और डेफिनेटली ये यदि थोड़ा सा इन फ्रीक्वेंट मतलब जो है ये इंटरवल से भी होते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अभी लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं अभी सर क्या सुन रही थी, डॉक्टर राजेश का और डॉक्टर पवन कुमार जी का, तो वी हैव बीन वर्किंग विथ ट्रांसजेंडर्स फॉर लास्ट 9 years एंड आई वाज नॉट अवेयर कि जो है इतना अच्छा काम हो रहा है। एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट यू एंड टेक दिस। हम लोग बहुत सारी एडवोकेसी, इवन दिल्ली के जो ट्रांसजेंडर बिल को ये करने में, ड्राफ्ट करने में भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल रहे, पर इतनी सारी नॉलेज नहीं थी। अभी टाइम बहुत कम है, डेफिनेटली हम और ज्यादा इसके बारे में बात करें। थैंक यू विशाल, आपने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया है। और पहले तो मैं अपना नॉलेज जो है गेन करना चाहूंगी और आप लोगों के साथ में। और जैसे मैडम प्रवीण जो है बता रहे थे, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं, इन लोग सबको को सबसे पहले सेंसिटाइज जो है करना उनको बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी भी मैंने देखा कि कोई भी सामने नहीं आते हैं, अभी अवेयरनेस ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई है लगता है। सर प्लीज इसको करिए, मैं भी आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। आरोहण के लिए हम लोगों ने स्किल प्रोग्राम्स वगैरह किए, बार बार करने पर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लोगों के पास में एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है तो आप लोगों को शायद मतलब जो है वो दिक्कतें नहीं आती हैं, पर हम जब करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बार बार जो है अनसक्सेसफुल हो रहे होते हैं। तो वो जानना चाहूंगी। थैंक यू। Thank you. Yeah. Good evening, friends. Hello. Am I audible? मेरी आवाज आ पा रही है? Yes, of course. Yes, sir. Yeah. Thank you. Actually, I joined today from my mobile phone, and Suna, when I was trying to speak, it got disconnected. So it was really wonderful to hear all the three speakers, and especially Simran Arora and Praveen Arora madam. एंड सिमरन जी को तो सुनने का अवसर पिछले सेशन में भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल पाया था। और प्रवीण अरोड़ा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से स्कूल की क्या स्थितियां हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। जैसा आरोहण से भी मैडम ने बताया,
डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन पिछले रफली 15 वर्षों से ट्रांसजेंडर इश्यूज के ऊपर एकेडमिक और फील्ड और रिसर्च के पर्पस से काम कर रहे हैं हम लोग मैडम। और इनफैक्ट लास्ट 9 इयर्स पहले फुल टाइम पीएचडी रिसर्च भी ट्रांसजेंडर इशू पे डिपार्टमेंट ने ली थी 2011-12 की बात। उसके पहले भी फिर ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से हम लोगों ने इस तरह की गतिविधियों को शुरू करने का और आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जो डॉक्टर राजेश ने इतना अच्छा और इंस्पायरिंग बातें और एक विजन दिया है, दैट वाज रियली वेरी डिलाइटफुल टू हियर, बिकॉज अभी तक एकेडमिक और हम लोग इसको हायर एजुकेशन में किस तरीके से ट्रांसजेंडर को प्रमोट करना है इसकी बात करते आ रहे थे और इस पे काम भी करते आ रहे थे। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर जो डिपार्टमेंट में ही है वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ट्रांसजेंडर के लिए जो हायर एजुकेशन में अपने आप को देखते हैं या आगे लेके आना चाहते हैं। पर अब पिछले 2 सेशन से और उसके पहले और अभी भी आज जो विजन दिया कि जो पीछे हैं, जो स्कूल में हैं या ड्रॉप आउट्स हैं या जो कम्युनिटी में हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई हमें करने की जरूरत है। विशाल फुल टाइम काम कर रहे हैं और हम सब लोगों का सपोर्ट विशाल आपके और टीम की जब भी जरूरत होती है जिस भी रूप में, तो वी ऑल आर देयर। तो कैसे हम लोग इसको इस विजन को जो आज एक बहुत ही डिटेल्ड वे में सर ने दिया, इसको हम कैसे इस पर आगे काम करें। और बहुत ज्यादा ये भी है कि जो स्कूल में है और जो फॉर्मल स्कूल में नहीं है, जो ड्रॉप आउट हो गए, जब भी उनको फील हुआ कि नहीं भी जेंडर हमारा बॉडी कोई और जेंडर लेकिन अंदर से हम कोई और जेंडर हैं और उस तरह के चीजें आई और उस तरह की बातें हुई, इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो ड्रॉप आउट हुए। तो उन ड्रॉप आउट्स को, उन कम्युनिटी के बच्चों को जो हर लेवल पे है, उसको हम किस तरह से कर पाए, ये एक नया विजन। और हमेशा डॉक्टर पवन को तो सुन के भी काफी अच्छा, क्योंकि आप हम लोग 1 मिनट में और लूंगा बस, कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने ना आप हायर एजुकेशन और फिर होलिस्टिक अप्रोच लेकर के डाइट्स के माध्यम से, गवर्नमेंट स्कूल्स के माध्यम से और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इस तरह का एक नेटवर्क बिल्डिंग का जो काम कर रहे हैं, उसी को आगे लेके जा करके इस तरह के विजन को हम लोग मिलके कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। विशाल, आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेरी है हमारे चैट बॉक्स में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलो। एक क्वेरी है हमारे चैट बॉक्स में कि हाउ वी कैन डील विद सेंसिटिविटी स्पेशली related to third gender in specific cases like school, work, community, etc. देखो विशाल, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन जो अभी पूछा है, और अभी हमारे सारे रिसोर्स पर्सन ने बड़े डिटेल में इसके जवाब दिए हैं। और इन्होंने भी आरोहण से जो आई हुई है, पहली बार हमने इनको भी सुना, मैडम भी स्कूल से आए हैं, पहली बार हम लोगों ने सुना, तो बहुत अच्छा कहा। डॉक्टर वीरेश ने भी इनपुट दिया। तो डॉक्टर पवन ने डाइट और एससीईआरटी में जोड़ने की बात की। देखो ऐसा है कि जो स्टेक होल्डर्स का जब हम लोग बना रहे थे, नीतीश भी और बाकी लोगों के भी इनपुट के साथ, तो और जो अब सबसे बड़ी ये चीज हो गई कि जो ड्राफ्ट हम लोगों ने बनाया, मिनिस्ट्री उसी को वेबिनार और वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज कर रही है। तो हम लोग सोशल वर्कर प्लस लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोफेशनल दोनों को साथ साथ चल रहे हैं। और जो आज बताया गया और जो हम बताएं कि राजस्थान और उड़ीसा के बाद अलग अलग स्टेट्स को जब हम कवर करेंगे, तो जो वाइस चांसलर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, या जैसे आप देख लो दिल्ली सरकार की बसें हैं या मेट्रो है, इनमें जगह जगह इनके एडवर्टीजमेंट अपने आने चाहिए, उस तरह के पॉजिटिव मैसेज के साथ, जो लगे कि नहीं हम जब
ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के अभियान होते हैं, तो उस तरह से हमारा जेंडर सेंसिटिव जो मैसेज है वो सभी जेंडर को उस रूप में हाँ स्प्रेड करना चाहिए। तो या ये एक आवश्यक है कि हर स्टेज पर हम उनको, और एक बताएं जो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर की जब बात की हमने मैडम, और आप लोगों को पता होगा कि हमारा मकसद ये था कि हम कुछ करें न करें 5, 10, 15, 20 अगर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जो हमारी पर्सनल नहीं है, किसी की पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से बनी हुई एक जगह है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, तो वहां उनका भी आने का नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार उतना ही है, और उनको आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत, परमिशन सिर्फ इस लेवल पर कि स्टूडेंट आ सकते हैं, अगर मेल फीमेल को एंटर हो सकता है तो वो क्यों नहीं एंटर हो सकते। तो इसलिए हम लोगों का एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना, और ये शुरुआत में मैं बताऊं कि जैसे कि HIV एड्स के साथ होता था कि एक स्टिग्मा जुड़ा रहता था, डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा रहता था, और मैं उदाहरण दूं, शायद डॉक्टर वीरेश को याद भी हो कि जब वॉलंटरी काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर हमने हेल्थ सेंटर में लिंक करके दिया और वहां एक मेल फीमेल काउंसलर आए, तो उन्होंने कहा सर हमारी नौकरी खतरे में है। बोली क्यों? इसलिए कि बोले हमारे सेंटर में, हेल्थ सेंटर में आते तो हमारे कमरे के बाहर दूर से निकल जाते हैं कि जैसे हमारा कमरा ऐसा हो ना कि जहां पर किसी को घुसने से पाप लगता हो या कोई और बात। क्यों? क्योंकि उनको लगा अच्छा ये HIV एड्स वाले लोग हैं, ये जरूर गलत काम करते होंगे, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर को ग्रुप में वहां ले जाते थे और उसी कमरे में डिस्कशन करते थे, जिससे और लोगों को लगे अच्छा इसमें तो लोग आ भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो हम कभी अपने हॉस्टल्स में, कभी अपने वॉशरूम में, कभी पता नहीं ये जयप्रताप है कि नहीं, कि अपने 5-7 ट्रांसजेंडर को गौर हॉल में बिठा ले, हम लोगों को बिठा ले, विशाल को बिठा ले, पवन को ले जाए, डॉक्टर वीरेश को ले जाए, और वहां मीठा समोसा बहुत अच्छा बनता है, मैडम को ले जाए, और वहां पर मीठा समोसा में 5-7 और भी लोग हों, और 2-4-5 हमारे कम्युनिटी के भाई बंधु भी हों, और वहां मिलके खूब आधा 1 घंटा कुछ नहीं करे। हमारा एजेंडा हो कि जयप्रताप के कॉस्ट पे हम, डॉक्टर पवन आप तो सुन ही रहे हो, पता नहीं जयप्रताप सुन रहा है कि नहीं, कि वो मीठा समोसा खिलाए और हम लोग कम्युनिटी के साथ बस सिर्फ 1 घंटे मीठे समोसे खाएं और अच्छी बातें करें। तो ये भी एक सेंसिटाइजेशन का माध्यम होता है कि हम डिफरेंट कैफेटेरिया में, चाय की दुकान पर, अलग अलग प्लेसेज में, कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में, स्कूल के कैंटीन में जाकर के हम एक डिस्कशन करें, बस में, पंपलेट में। जब सब जगह ये बातें आएंगी तो फिर लगेगा कि साहब ये वो कम्युनिटी नहीं है जिसको कि हम ट्रेन में, बस में मांगते हुए या रेड लाइट पे देख के अपना वो बंद कर लेते हैं शीशा। ये वैसी नहीं, ये तो हमारी और आपकी तरह एक कॉमन कम्युनिटी है। तो तभी ये होगा जब आप और हम थोड़ा एक कदम और आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ देंगे और वो हमारे कंधे पे हाथ देंगे, तब ये बातें आगे बढ़ेगी। विशाल। थैंक यू सर। राजीव जी आपका कोई क्वेश्चन है? राजीव जी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ विशाल, हाँ, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा सवाल नहीं था, एक सवाल के साथ कुछ सजेशन भी था मेरे समझ से। बाकी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी समझ है रखते हैं आप लोग, तो आप लोग अच्छा से इस बातों को समझ पाएंगे। मेरा एक 2 चीज था कि जैसा कि सर की बात मैं शुरू से सुनता आया हूँ, सर का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं सर की मैं बातों को भी समझता हूँ। तो जहां तक मैं सर की बात कर रहे थे, जैसे सर बता रहे थे कि राजस्थान की चाहे यूपी वाला वो सेंसस, वो सही से डेटा नहीं है हमारे पास, जैसे 4.5 लाख सरकारी है। तो मुझे लगता है कि एज ए स्कॉलर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, तो हम लोग सबको निकाल पाना, सबके बारे में जान पाना ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमको थोड़ा सेंसस जो 2011 में होगा उसका इंतजार करना होगा। एक तरीका ये है सिंपल, मतलब जो जैसे एज ए स्कॉलर हम लोग सब लोग सेंसस यूज करते हैं हर एक मामले में, हर एक इशू में जो भी हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। एक चीज। दूसरा चीज, एक मुझे लगता है कि जैसे अभी बातें चल रही थी कि सरकारी स्कूल की बात, मैडम जैसे परवीन मैडम कह रही थी कि प्राइवेट स्कूल में भी आज तक मैंने नहीं देखा है, मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लोग डिक्लेयर नहीं करते, होते भी हैं तो बताते नहीं है। तो ये तो 2 सेक्शन हुआ। लेकिन
क्या उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं क्या, जो कि ना स्कूल गए हो कभी, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक थोड़ा सा टफ काम है। एक रिसर्च स्कॉलर, ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है सभी चीजों का। तीसरी बात जो मैं अभी तक समझा कि अगर इसका एक उपाय मेरे समझ से ये आता है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करती है, चाहे उसमें हमारे टीजी वाले हो या चाहे हमारे एचआईवी वाले हो, चाहे हमारे कुछ स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही है जो वो गे राइट्स के लिए लड़ते हैं, चाहे और कोई इस तरह के इशू के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग उन सबों को साथ में बैठा के साथ में एक कंबाइंड मीटिंग करके या कंबाइंड एजेंडा तैयार करके कि हम लोग इसके, क्योंकि वो लोग भी हम वही काम कर रहे हैं, वो लोग भी बीसीसी ही करते हैं, बिहेवियर चेंज के लिए लाना चाहते हैं, उसको भी मेन स्ट्रीम में ही लाना चाहते हैं, उनका भी यही प्रयास है। तो हम लोग क्यों ना एक छोटा छोटा इंस्टीट्यूशन, एक जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेले क्या कर पाएंगे, तो हम लोग सब मिलके ऐसे ऐसे संस्थान, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप लोग भी हैं और भी होंगे कुछ, इतने हो सकता है कि इनसे ज्यादा जो लोग वैसे हैं जो कि यहाँ पे इस सेमिनार में नहीं आ पाए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों को कैसे जुड़ा जाए, उन लोगों के साथ फिर हमारे सारे स्टेट में, जैसा सर भी इन चीजों का अनुभवी है, बीरेश सर हमसे ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ पे हैं, तो और भी स्टेट के लोग हैं कि जहाँ पे टीआई चलता है, तो टीआई तो रिकॉग्नाइज्ड है जी, उनको तो पता है कि टीजी के कितने लोग हैं, टीजी के उनके पास बाकायदे डेटा है। जहां तक मुझे भी थोड़ा काम करने का कभी मौका मिल जाता है, तो सर को भी पता होगा इन चीजों का। तो सारे स्टेट के टीजी, ये तो डेटा यहां से हमें मिल सकता है, एक तरीका है। दूसरा चीज कि जो स्कूल से जहां तक जोड़ने की बात है, जिसपे ये अहम मुद्दा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कैसे जोड़ी जाए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपको जोड़ने के लिए पहले तो हमें आबादी का पता चले कि वो आबादी है कितनी, तब तो हम सरकार पे या और संस्थाएं मिलके एक रूल रेगुलेशन की, आप इसको जो 4.5 लाख को सिर्फ क्यों आप इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए वोटर नहीं है तो आप इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, या ये कहीं और इशू में है, कोई मेल, कोई आइडेंटिटी छिपा के कोई मेल में भी करते हैं, क्योंकि मैंने भी पिछले साल जैसे काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग अभी भी डिक्लेयर ये करते हैं कि जी मेरे पास तो मैं तो मेल हूं वहां पे, तो फिर वो लोग आपस में ही बात करके बताते हैं अरे मेल वाला नहीं, तुम ये अदर वाला तुम आईडी कार्ड दिखाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसको इसी संस्थाएं, जो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, तो और संस्थाएं इसका सबसे सुपरवाइज ऑफकोर्स अपना ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर करे, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ऐसे संस्थाएं मिलके और भी हम लोग मिलके सारे संस्थाओं से मिलके उनसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज मैंने नोट और किया कि इसमें भी जैसे एक क्लास डिवीजन है कि क्योंकि मेरी जहां तक हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी लिमिटेड हो, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसे भी होते हैं कि कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिकली अपर सेक्शन वाले जो लोग हैं उसमें भी ये चीज है, तो वो बच्चे तो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या तो अपने डिसऑन्ड कर देते हैं। उसमें ऐसे भी सेक्शन, मैंने पिछले बार एक कोई ऑर्गेनाइजेशन था मित्र ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा ये चीज कि वो बहुत वेल बीइंग है, वेल फैमिली इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोग डिसऑन्ड बोले कि ऐसे ऐसे सर मेरे पास बहुत सारे हम लोग दोस्त हैं जो कि ये हालत, उन्होंने हमारे फैमिली को डिसऑन्ड कर, तो उन लोगों को भी मेन तो हमें सेंसिटाइज इनको करने से ज्यादा हमें मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं, जो अपने आप को हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं अपने आप को हम लोग मेन स्ट्रीम में, तो हम लोगों को ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ना कि उनको ज्यादा सेंसिटाइज। वो तो जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कोई पीएच कैटेगरी का बंदा हो, तो पीएच को आप उसको पीएच की राइट्स के बारे में कितना बताओगे, इससे अच्छा तो आप इधर वाले को बताओ ना कि जो भाई आपका भी ये अधिकार है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको भी हिस्सा दो, आप उसके लिए भी बोलो, ये सबसे ज्यादा अहम होगा। बाकी थैंक यू विशाल, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू अच्छा, राजेश जी, बहुत थैंक यू अच्छा। राजेश जी, आपका सजेशन वाकई काफी साइज था कि सबको एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको लाना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। एक क्वेश्चन है सिया जी का, तो सिया प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सिया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस विशाल भैया, जी गुड इवनिंग सर।
सर मैं जानना चाहता हूं सर कि जैसे हम लोग काफी सारी आज मतलब काफी दिनों से इस तरीके के वेबिनार अटेंड कर रहा हूं मैं, और काफी सारे आज भी हमने काफी बड़े बड़े मुद्दों पे डिस्कशन किया है। तो सर जो आपने लास्ट में एक मुद्दा उठाया था कि मतलब हम जाके उनसे नॉर्मली भी बात करें और उनसे चिट चैट की तरीके के माध्यम से बात करें, तो सर मेरा एक कंसर्न ये भी था, जैसे सिमरन मैम आई थिंक जहां तक मैं सुन पाया था उन्होंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें की थी कि कैसे उनको जोड़ा जाए, शायद मेरे को समझ में आया था ये चीज। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर कि हम लोग क्या इस माध्यम के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं क्या, या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी या हमारी गवर्नमेंट कुछ बातें कर रही है कि हम कैसे ट्रांसजेंडर को स्पोर्ट्स से जोड़े। जहां तक मैंने देखा है, कभी मैंने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड किसी पर्सन को देखा नहीं है कि किसी स्पोर्ट्स में, या जहां मैं रहता हूं दिल्ली में या जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे, या किसी मोहल्ले में मैंने किसी इस तरीके के पर्सन को नहीं देखा कि वो क्रिकेट खेल रहे हो साथ में, या फुटबॉल खेल रहे हो, या वॉलीबॉल खेल रहे हो, या फिर बैडमिंटन हमारे साथ खेल रहे हो किसी पब्लिक प्लेस पब्लिक पार्क में। तो सर क्या हम इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्या कुछ इनिशिएटिव चल रहा है हमारे आसपास में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। सिया, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें जो बेसिक शुरुआती बातें कही गई हैं कि भाई उनको अपनी भाषा से जोड़ना, अपना लैंग्वेज से जोड़ना, और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे मतलब बाकी भाषा इंग्लिश और उस सब से जुड़ेगा। तो एक ये महत्वपूर्ण, और जो बात की गई है कि आंगनवाड़ी से जुड़ेगा, प्लेवे से जुड़ेगा, तो उसमें स्पोर्ट्स की और कल्चरल एक्टिविटी का बहुत महत्व दिया गया है कि बच्चे जब शुरुआत में होते हैं तो भाई स्पोर्ट्स के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, इस तरह से वो धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो एकाएक करिकुलम में नहीं आना, जिसकी बात की नहीं रहे। प्रोफेसर यशपाल भी थ्योरी में कहते थे कि भाई बच्चे का इतना बस्ता शुरुआत से ही बोझ दो तो बस्ता कम करो। ये थ्योरी में, या हमारे गांधी जी, टैगोर, अंबेडकर सभी कहते थे हमारा एजुकेशन पॉलिसी फॉल्टी है, इसको बदलो। तो ये जो मैडम ने भी कहा कि 34 साल के बाद जो ये हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया, तो ये एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में इंक्लूसिव पॉलिसी है। ये सारी बातें, स्पोर्ट्स की बात बार बार कही गई है, इंक्लूसिवनेस की बात बार बार कही गई है, और उनको इस तरह से जोड़ा जाए। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हुई, सिया सही कह रहे। और जहां तक प्रैक्टिकल की बात की, तो अभी तुमको हमने मीठा समोसा खिलाया। दूसरी बात कह रहा हूं, ये पता नहीं कि हमें कोरोना वाला स्टेज क्या होगा। नहीं तो विशाल है, तुम हो, और आकांक्षा है, नीतीश है, और चाहो तो हम लोगों को भी जोड़ लो। एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसी एक्टिविटी ही शुरुआत क्यों न कर दो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के द्वारा। चाहे तो अभी कर लो कि 5 इधर ले लो, 5 उधर कर लो। देखो कि 2-2, 3-3, 4-4 या 5-5 के आधार पर कौन सा स्पोर्ट्स हो सकता है, और सोशल साइंसेज और उसके बीच की जो जगह है, या कोई ऐसी जगह अपने बैक साइड में वो एक प्रोग्राम ही छोटा सा एक बैनर लगा के, चाहे 5-5 के ही रूप में सिंबॉलिक ही हो, और उसका एडवर्टाइज करो कि भाई आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा इस कंपटीशन का आयोजन ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर कर रहा है, जिसका आयोजन विशाल, आकांक्षा और ये लोग कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग दर्शक के रूप में रहे, और उनको यूनिवर्सिटी के जगह जगह लोगों को उसके उद्घाटन में किसी को जोड़ा जाए। तो ये जो चीजें कही गई है पॉलिसी और बाकी जगह में, इसको एक सिंबॉलिक रूप में 1, 2, 3 को मूर्त रूप में देने में हम लोगों का भी काम होना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को इनिशिएट करते हैं। और उसके द्वारा, जैसे मैं कभी उदाहरण दूं, कल भी मैं उस दिन भी बोल रहा था कि अभी जो पेपर में हम लोगों ने देखा था कि कुशीनगर में एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो किसी ने उनको नंबर दिया हमारा, और उन्होंने फोन तकरीबन 1 घंटा तक किया। अब वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने पर्टिकुलर लैंड जो है वो हमने दिया है ट्रांसजेंडर उसके लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, और हम अब चाहते हैं कि ये, और उसका हमने लोकल एमपी से उद्घाटन भी करवा दिया। अब प्रैक्टिकली हमको पता नहीं कि ये यूनिवर्सिटी कैसे खुल सकती है, क्या कर सकती है। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस करके उनको बताया कि भाई जैसे आंध्र प्रदेश का है एक्ट है, या गुजरात का एक्ट है, इसको देखो। और मैंने उनको ये कहा कि आप विजिट करो कि इसी तरह के एक व्यक्ति जो ट्राइबल पे काम करते थे, आज उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और जो इंजीनियरिंग में उसका अच्छा सा नाम है, और जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से आता है,
वो रिसोर्सेज सामंता जी वहीं लगाते हैं, उनको मुश्किल से कोशिश करके एमपी दिया गया, और वो व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से शादी नहीं की, और जब उस स्कूल में मैंने यूनिवर्सिटी में विजिट किया, हम लोग का अपना एक स्टूडेंट टीचर है, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भी रिलेटिव वहां काम नहीं करता, वो खुद सबसे कम बोलते हैं, और किन्नर गार्डन से लेके यूनिवर्सिटी तक, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक, एम से रिटायर होके वहां प्रोफेसर काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से रिटायर होकर के वहां पर लोग जाके काम करते हैं। तो जैसे वहां पर किन्नर गार्डन से लेकर के ट्राइबल के लिए यूनिवर्सिटी तक खोला, आप उस मॉडल पर, आप चूंकि आपने जमीन लैंड किया है, उन्होंने रेंटेड एकोमोडेशन पे ये चीज शुरुआत किया, तो आप भी उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं, क्योंकि आप कमिटेड हैं और आपने सारी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डोनेट कर दिया है। तो इस तरह के एफर्ट्स या चल रहे हैं, बस कुछ इस तरह के कमिटेड और लोगों की जरूरत है जो स्पोर्ट्स या बाकी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर पाए। सिया। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर आज ही मैं पढ़ रहा था कि सर इस पैंडेमिक टाइम में भी, आज इस बार ही नहीं, जब पहली बार जब प्लेग आया था, तो उस टाइम सर जो न्यूटन सर हैं, उन्होंने पहली बार, पैंडेमिक टाइम था वो, और उस टाइम पे ही इस चीज का आविष्कार हुआ था कि उनके सर पे वो मतलब फ्रूट गिरा था, और उन्हें गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब इजाद किया था। ये हुआ था पैंडेमिक टाइम में। तो इस पैंडेमिक टाइम में भी हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं, और शायद हमारा यूनिवर्सिटी और सर आपके मतलब छत्र छाया में बहुत सारी चीजों का नई शुरुआत हो सकती है। मुझे पूरा आशा है, क्योंकि मैं सर काफी दिनों से काफी सारे वेबिनार अटेंड करता हूं, और काफी कुछ नई नई चीजों को जानने का मौका मिला है, काफी कुछ नई चीजों को जोड़ने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ काफी कुछ सीखने का। अभी तो मैं बहुत ही स्टार्टिंग, मतलब अभी कह सकता हूँ कि शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन काफी कुछ मैं मतलब थिंक कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि शायद आने वाले कल में मैं भी कुछ नया कुछ करने की कोशिश करूंगा। जब आज ये पता चला पैंडेमिक टाइम का, तो मुझे और भी मतलब एक तरीके से इस पैंडेमिक टाइम में एक नई पॉजिटिविटी की भी शुरुआत हुई। और सर आपकी बातें सुन के तो वो तो होता ही है सर, काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Just I wanted to add some seconds input in the thought जो सिया आपने दिया है। जी सर, जी। रियली वंडरफुल एंड एनलाइटनिंग थॉट। कुछ वर्षों पहले हम लोगों ने ना, कुछ वर्षों तक लगातार वी ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स मीट फॉर द विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, और वो हम लोगों ने एनएसएस के कोलैबोरेशन में, और कुछ यूनिवर्सिटी से और स्टूडेंट्स वहां से आते थे, और डीयू के तो थे ही। और जब इनिशिएट हमने किया था इसको, मेरे ख्याल से शायद 2006-07 की बात होगी, और उसके बाद ये करीब 6-7 वर्षों तक बहुत धीरे धीरे बड़े स्तर तक पहुंच गया था, और बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था। मुझे जैसे आपने वो बात अभी रखी कि स्पोर्ट्स मीट फॉर द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, तो एक वही वो सारी बातें मुझे याद आ गई। और इट्स आई अंडरलाइन योर थॉट्स, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और जो डॉक्टर राजेश सर ने उसको और आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल सकारात्मक रूप से उसका कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर भी बात बिल्कुल ही इमीडिएट कर दी, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसी दिशा में हम लोग कहीं भी ग्राउंड, वो जैसे सर ने बताया, आइडेंटिफाई करके, जैसे स्पोर्ट्स मीट फॉर विजुअली चैलेंज करा था, और इट वाज इनॉग्रेटेड समवेयर बाय द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, उसको बुलाया। और उस समय ये था कि विजुअली चैलेंज को लेकर के बहुत सारा मिथ था सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कर सकते, वो आज फिर डिफरेंटली एबल्ड के रूप में निकल के आए हैं। सेम इज विद द ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन एंड स्टूडेंट्स। उसी तरीके से उसको बॉटम डाउन, इस थॉट को बॉटम डाउन करके हम लोग इस पर आगे कार्य कर सकते हैं। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। विशाल, अब फिनिश करो। विशाल, विशाल। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? हाँ, अब कराओ, वोट ऑफ थैंक्स कराओ। जी जी जी। तो फाइनली टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशन को हम आगे भी अगले वेबिनार सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे। जो थैंक्स के लिए
Thank you so much, Vishal, for arranging such a wonderful webinar that is related to the new education policy and its integration of the transgenders under it. And the Transgender Resource Center is arranging such a webinar since long time, and this is not a new and the first one. And we have the separate themes that is related to the right to education, the involvement of the stakeholders, the acts, and the various several issues that is pertaining to the welfare of the transgenders. So I would like to thank Professor Rajesh, as he has been the main member of our team, and he has been facilitating our research, our studies, and involved in the several activity that is related to the welfare of the transgender. And his point that is related to the self-identification, that is the instrument for the welfare of the transgender without juggling under the bureaucratic structure for the empowerment of the transgender. He has been the one of the main member that has identified the several issues under that one, that is the self-identification, has been the remarkable. And other thing that the operationalization of the act that has been created by the ministry recently, and its operationalization is itself a yes challenge. Rajesh is consistently putting the effort that how he could make the realization of this act for the ground persons and the community. And we thanks to Professor Rajesh and for the such an enlightened idea. I'll take this opportunity to thanks Simran ma'am for raising such a valid question, that data mismanagement and the uses of the counseling services, that is very much related to empowerment of the transgender. And I also thank Dr. Pawan sir for raising such a valid question, that how the curriculum and the pedagogy could be the helpful for the empowering the transgender community, and how diet could be the one of the main instrument under this new series. Lastly, I would thank Simran Arora ma'am for such a wonderful idea, and Praveen ma'am for putting several issues that is related to the empowerment and the mainstreaming of the transgender. I would also thank to Arohan NGO, as Transgender Resource Center is not only a center that is working on the research. We are also working on the networking and the several issues that is related to the integration of the transgender in the community as well as in education sector. So we are looking forward to talk more to Arohan NGO, and how we could be the helpful in the terms of achieving the similar goal. Lastly, I would thank to community members, Rehana, and several members and the participants. Especially, I would like to thank Dr. Vires Pachisia sir, that he has been the core member for our Gender Research Center. And I would also thank to Rajiv Ranjan, who is involved in making the several TI related to the transgender, and raised the very valid questions that is pertaining to the welfare of the transgenders. I would also like to thank all the participants and Vishal for arranging such a special enlightening webinar, and we are looking forward for several more webinars and the content development we will share among the few. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Nitish, Vishal, everybody. It's a very informative program, Vishal. Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Bye. Hello. Hello. Hello.
Hello. थैंक यू परवीन मैम, और सॉरी अभी मैं थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था, सम नेटवर्क इशू। तो थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू मैम, Thank you, sir. थैंक यू मैम।